हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों ये है हमारा मॉक टेस्ट नंबर 12 दिल्ली पुलिस स्पेशल। दोस्तों कंप्लीट मॉक टेस्ट और एग्जाम लेवल का ही हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं। तो आपसे उम्मीद है कि आप इस लेक्चर को लास्ट तक देखेंगे, अंत तक बने रहेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिस आपको मिल जाए दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे मैथ, उसके बाद कंप्यूटर, रीजनिंग और जीके दोस्तों। ठीक है, तो लेते हैं पहला सवाल। कह रहा है कि एक ही धातु के चादर से बनाए गए दो खोखले गोलों का जो व्यास है वो क्रमशः 21 सेंटीमीटर और 17.5 सेंटीमीटर है। गोलों के बनाने में लगी धातु की चादरों के क्षेत्रफल में अनुपात क्या होगा दोस्तों। तो भाई एक बात बताइए, जो चादर को हमने गोलों के आकार में परिवर्तित कर दिया गया तो क्षेत्रफल भी किसका निकलेगा? गोले का निकलेगा। एक का व्यास है 21 सेंटीमीटर, एक का व्यास है 17.5 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं गोले का जो क्षेत्रफल होता है, गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है दोस्तों? 4πr² दोस्तों। दोनों का अनुपात पूछा है तो ऊपर नीचे लिख देते हैं भाई 4πr²। अब आप देखेंगे यहां पे तो ये 4πr कितना है दोस्तों? एक का 21 सेंटीमीटर व्यास है तो 21/2 का स्क्वायर कर दूं मैं, बटे 4π नीचे कितना है दोस्तों? 17.5 है। तो 17.5 व्यास है तो त्रिज्या के लिए क्या करते हैं? बटे 2 कर देते हैं, इसका भी स्क्वायर दोस्तों। ठीक है, अब ये तो कट जाएगा दोस्तों। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो इसको कह सकते हैं 21 गुणा में 21 कर लो या 441 कर लो, बात एक ही है। बटे 2 गुणा में 2 आ जाएगा, ये नीचे आएगा तो ये 17.5। ठीक है दोस्तों, ऊपर क्या आ जाएगा इनका? 2 गुणा में 2। और आपको पता है 17.5 दिन का पॉइंट हटाएंगे दोनों का तो गुणा में कितना आ जाएगा? 100। इसका भी एक पॉइंट और इसका भी एक पॉइंट। ठीक है दोस्तों, अब देखिए काट दीजिए, ये तो कट जाएगा। यहां से काटेंगे 7 या 21, 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35, 25 से कटेगा 4 बार। यहां पे 7 या 21 और 7 दूनी 14, 7 पंजे 35 दोस्तों। तो 3 तिया 9 चौके 36, अनुपात कितना आ जाएगा दोस्तों? 25। 36:25 इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये था हमारा पहला सवाल। देखने में हार्ड लगता है लेकिन जब सोल्व करते हैं तो स्टेप टू स्टेप करते हैं तो बिल्कुल आसान सवाल ये बन जाते हैं दोस्तों। ठीक है, मोटे तौर पर अगर देखोगे तो सवाल आपको हार्ड ही नजर आएगा अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो। ठीक है, अगला सवाल देखिए। कह रहा है कि दो नल किसी टंकी को 15 घंटे और 20 घंटे क्रम से भरते हैं, जबकि एक तीसरा नल है जो इसे 30 घंटे में खाली कर लेता है। तो भाई एक नल है ए जो 15 घंटे में भरता है दोस्तों, दूसरा नल है बी जो इसको 20 घंटे में भरता है। तो भरते हैं तो ये पॉजिटिव ले लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरा है वो खाली करता है कितने में दोस्तों? 30 घंटे में। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे? टंकी की धारिता कितनी है, कि आखिर उस टंकी में पानी कितना आता है। तो हम क्या करेंगे? 15, 20 और 30 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा दोस्तों? 60। अब इनकी कैपेसिटी निकाल लेते हैं, कार्य क्षमता। तो 60 लीटर की टंकी को 15 घंटे में भरता है, इसका मतलब 1 घंटे में 4 लीटर पानी डालता है। इसी प्रकार बी है वो 3, जबकि सी है वो खाली करता है, इसको नेगेटिव ले लेते हैं। तो ये 60 लीटर वाली टंकी को 30 घंटे में खाली करता है, इसका मतलब 1 घंटे में 2 लीटर पानी खाली करता है। अब एक बात बताइए, एक कोई टंकी है जिसमें हर घंटे, ये कोई टंकी है हर घंटे 4 और 3 7 लीटर तो भर रहे हैं हम। कितना भर रहे हैं दोस्तों? 7 लीटर तो इसमें भर रहे हैं। जबकि यहां पे एक मान लीजिए तीसरा नल है जो नीचे की ओर है, ये हर घंटे 2 लीटर खाली कर रहा है। यानी जिस घंटे में 7 लीटर पानी यहां पे डाला जा रहा है उसी घंटे के दौरान 2 लीटर यहां पे पानी खिसक रहा है, खाली हो रहा है। तो हम कह सकते हैं प्रति घंटे कितना पानी डल रहा होगा? 5 लीटर। तो टोटल धारिता कितनी है? 60 लीटर। तो समय कितना लगेगा दोस्तों? आप खुद कहेंगे 60/5 बराबर कितना? 12 घंटे का यहां पे क्या लगेगा दोस्तों? समय लगेगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करके आइए अपने ग्रुप्स में, फ्रेंड्स में, ताकि और विद्यार्थी भी जुड़ सके दोस्तों। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगला सवाल देखिए।
कह रहा कि एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं 1 रुपए में 5 की दर से, 1 रुपए में 5 वस्तुएं लेके आया, उतनी ही वस्तुएं 1 रुपए में 4 की दर से लेके आया। उन्होंने दोनों प्रकार की वस्तुओं को एक ही जगह मिला दिया तथा उन्हें 2 रुपए में 9 वस्तुओं की दर से बेच दिया। इस सौदे में उसे कुल 3 रुपए की हानि हुई, तो उसके द्वारा कुल खरीदी हुई वस्तुओं की संख्या कितनी है दोस्तों? तो भाई 1 रुपए में 5 खरीद रहा है, 1 रुपए में 4 खरीद रहा है, फिर 2 की 9 बेच रहा है। तो हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा? यहां पे मैं लिख रहा हूं मूल्य और यहां पे मैं लिख रहा हूं वस्तु। तो भाई 1 रुपए में कितने लेके आया है? पहली टाइप की 5 वस्तुएं, फिर 1 रुपए की कितने लेके आया है? 4 वस्तुएं, बेच कितना रहा है? 2 रुपए में 9 वस्तुएं। ठीक है, अब ये तो इक्वल है ही नहीं। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों को बराबर करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, क्या बराबर करना पड़ेगा दोस्तों? वस्तु आपको बराबर करनी पड़ेगी। तो वस्तु बराबर करते हैं। सबसे पहले 5, 4, 9 और 9 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा दोस्तों? 180 आएगा। ठीक है, 5, 4, 9। ठीक है, तो 5 चौक 20 गुणा में 9, 180 एलसीएम आएगा। अब मुझे इसको 180 बनाना है, तो कितने से गुणा करना पड़ेगा? 36 से। तो इसको भी 36 से गुणा करेंगे। इसको अगर 180 बनाना है तो 45 से गुणा करना पड़ेगा, इसको भी 45 से गुणा करना पड़ेगा। अच्छा, इसको 180 बनाना है तो इसको 120 से गुणा करना पड़ेगा, इसको भी 20 से गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए यहां पे वस्तुओं की संख्या बराबर आ गई, ये भी 180 है, ये भी 180 है, ये भी 180 है। तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि कुल मिलाकर दोस्तों यहां पे हम देखें तो 6, 5, 11, देखो 6, 5, 11। ठीक है, 81 रुपए में, 81 रुपए में वह कुल मिलाकर 360 वस्तुएं खरीद रहा है। ठीक है, 360 वस्तु यहां पे खरीद रहा है। यस और नो? भाई इधर 36 गुणा में 1 करेंगे 36 आएगा, 45 से कम 45, 36 और 45 को जोड़ेंगे 81 रुपए बनेगा। 180 वस्तुएं ये है, 180 ये है, तो टोटल कितनी होगी? 360 रुपए। यानी कि उसने कुल मिलाकर 81 रुपए में 360 वस्तुएं परचेज की। अब हम करते हैं सेलिंग प्राइस। तो भाई 180 पुस्तकें उसने 40 रुपए में बेची, 360 कितने में बेची होंगी दोस्तों? 80 रुपए में। भाई 81 में 360 वस्तु खरीदी हैं, 80 में बेची है, तो लॉस कितने का है? 1 का। 1 यूनिट बराबर है कितने के? 3 रुपए की। तो आपसे पूछा है टोटल कितनी वस्तुएं परचेज की हैं, तो कितनी है दोस्तों? 360। तो 3 गुणा में 360 कर देंगे, आ जाएगा 1000 वस्तुएं। ठीक है, 1000 वस्तुएं उसने क्या करी हैं? यहां पे खरीदी हैं। बहुत ही आसान सवाल है, बस आप इतना समझ लीजिए, वस्तुओं की संख्या को आप बराबर कर लीजिए। ठीक है, कैसे भी करिए, कोई भी मैथ आप लगाइए, वस्तुओं की संख्या को बराबर कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि 6200 रुपए को 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 के अनुपात में बांटने पर प्राप्त होने वाले 3 भाग कौन कौन से होंगे? तो भाई भाग कौन कौन से हैं? 1/2, रेशो 1/3, रेशो 1/5। ठीक है, अब आपको करना क्या है? रेशो निकाल लीजिए, पहले तो इक्वल कर लीजिए। तो हम क्या करेंगे? सबका यहां पे एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा? 23 आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 15, यह आएगा 10, यह आएगा 6 दोस्तों। यानी 3 राशियां इस अनुपात में बटेंगी। तो एक कितना है दोस्तों? 31। टोटल 31 है ना, तो 31 यूनिट बराबर है 6200, तो 1 का मान है 200, तो ये हो जाएगा 3000, ये हो जाएगा 2000, ये हो जाएगा 1200। ठीक है, इस रेशियो में राशि आपकी बटेगी 3000, 2000 और 1200। यानी कि ऑप्शन ए इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक शंकु के आधार का जो अर्धव्यास है तथा एक गोले का अर्धव्यास, दोनों में प्रत्येक की माप है वो 8 सेंटीमीटर है। एक शंकु है ये वाला। ठीक है दोस्तों, ये शंकु है मान लीजिए, तो ये जो अर्धव्यास है ये भी 8 सेंटीमीटर है। एक सर्कल है, गोला है, इसका जो व्यास अर्धव्यास है यानी त्रिज्या है वो भी 8 सेंटीमीटर है। अच्छा दोस्तों, कह रहा है कि दोनों का आयतन बराबर है। तो भाई शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, जबकि गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब दोस्तों। ठीक है, अब रख दीजिए,
तो देखो पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, आर की जगह क्या रखेंगे 8 का स्क्वायर, 64 गुणा में एच आ जाएगा, यस और नो। इधर 4 गुणा में 8 का क्यूब 512 आएगा, 4 से काट दीजिए, ठीक है, तो आएगा 16, 16 × 48, 16 दूनी 32। हाइट का मान कितना आ जाएगा 32, यानी जो हाइट है वो कितनी है 32 सेंटीमीटर है। आपको ये तिर्यक ऊंचाई बतानी है, तो तिर्यक जो ऊंचाई होती है एल से दर्शाते हैं, ये होती है हाइट स्क्वायर प्लस में रेडियस स्क्वायर। दोस्तों आपको करना क्या है 32 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर, ये आएगा 1024 प्लस में 64 दोस्तों, यानी कि आएगा 1088। भाई 4 4 8 6 2 8। अब इसको हम तोड़ सकते हैं 64 गुणा में 17 के में, ठीक है, 17 चौक 68, 17 से 102, 102 और 6 108 होंगे, 1088 आ जाएगा। अब 64 का मतलब क्या है दोस्तों 8, तो इसको हम लिख सकते हैं 8√17 सेंटीमीटर। ये शंकु की क्या जाएगी तिर्यक ऊंचाई यहां पे आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन ए इस सवाल का क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों कि 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवर्तीय बेलन, एक बेलन है दोस्तों इस प्रकार से, ठीक है, एक बेलन है जिसकी ऊंचाई कितनी है 14 सेंटीमीटर, ठीक है, हाइट है 14 सेंटीमीटर। कह रहा है कि इसका आयतन जो है 11 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के आयतन के बराबर है। ये घन है, इसकी भुजा है 11 सेंटीमीटर। तो भाई गोले का जो लंबवर्तीय जो बेलन है इसका जो आयतन होता है ये होता है πr²h, जबकि इसका होता है a का क्यूब दोस्तों, ठीक है। तो यहां पे रख दीजिए 22/7 गुणा में r², क्योंकि यही तो आपसे पूछा है कि बेलन का जो अर्धव्यास है रेडियस है वो क्या होगा। हाइट दे रखी है 14 सेंटीमीटर, बराबर है 11 गुणा 11 गुणा 11, बराबर रख लीजिए इनको, ठीक है। तभी आएगा 11 दूनी 22, आगे आप काटेंगे 7 दूनी 14, ठीक है। तो r का मान आ जाएगा यहां पे देखो r² क्या होगा 11 गुणा में 11 बटे 2 गुणा में 2, तो r आप सीधी सी बात है 11/2 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 5.5 सेंटीमीटर। तो जो बेलन है इसका अर्धव्यास कितना जाएगा 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, देखिए जरा। कह रहा है कि एक व्यापारी स्कूटर के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर भी 20% का लाभ अर्जित करता है। यदि उसको स्कूटर की बिक्री से 7500 रुपए का लाभ प्राप्त होता है तो स्कूटर का अंकित मूल्य क्या होगा दोस्तों। तो देखिए 3 चीजें हैं, बहुत ही आसान सवाल है, एमपी, सीपी और एसपी दोस्तों। मान लीजिए वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 100 रुपए, इस पर इसने 10% का डिस्काउंट दिया, तो 100 रुपए वाली वस्तु पर 10 का डिस्काउंट दे दिया, कितने में बेची दोस्तों 90 में। 90 रुपए में बेचने पर किसी वस्तु को 90 में बेचने पर 20% का लाभ हुआ है, यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 75 है दोस्तों। 75 में खरीदी 90 में बेची, कितने का लाभ है दोस्तों 15 का। 15 यूनिट बराबर है 7500 के, तो एक का मान कितना आएगा दोस्तों 500। एमपी पूछा है, मार्क प्राइस तो कितना आ जाएगा दोस्तों 50,000, ठीक है। तो सवाल का आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। इतना सा ये सवाल है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। कह रहा है कि एक फैक्ट्री के कुछ कर्मचारियों की औसत दैनिक मजदूरी 92 रुपए है। फैक्ट्री में कुल 300 पुरुष और 200 महिला कर्मचारी हैं। प्रत्येक महिला कर्मचारी की मजदूरी एक पुरुष कर्मचारी की मजदूरी से 20 रुपए कम है। यानी अगर मैं पुरुष की मजदूरी को x रुपए मान लेता हूं तो महिला की कितनी होगी दोस्तों भाई इससे 20 कम होगी। टोटल कितने सदस्य हैं दोस्तों, कुल आयु जो कुल आय है सभी की वो कितनी है, तो 300 पुरुष है 200 महिलाएं हैं, कितनी होगी 500 टोटल, एक की 92 है तो सभी की कितनी हो जाएगी दोस्तों 46,000। यानी कुल मिलाकर सभी मजदूरों की जो कुल आय है वो 46,000 रुपए है। 300 पुरुष और 200 महिलाएं हैं तो सबकी कितनी है दोस्तों 46,000। एक पुरुष की मजदूरी x रुपए है तो 300 की कितनी हो जाएगी 300x प्लस में।
अब जो ये 200 महिलाएं हैं इनकी औसत आय कितनी है दोस्तों, x माइनस 20 है कि नहीं है, यस और नो। तो ये 46,000 तो सेम टू सेम रहेगा, बराबर क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा 300x प्लस में 200x माइनस 4,000। ठीक है, 2 दूनी 4, 3 4,000 आ गए। तो ये तो कितना हो जाएगा, 500x हो जाएगा, ये 500x हो जाएगा और ये 4,000 इसमें जुड़ जाएगा। तो 46,004 कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा दोस्तों। x का मान कितना आएगा, यहां पे आएगा 100, यानी कि पुरुषों की जो मजदूरी है वो 100 रुपए है और महिला की कितनी है दोस्तों, 80 रुपए है। इस सवाल को हम डायरेक्ट भी कर सकते थे एलिगेशन मेथड से, कि जैसे मान लीजिए आपको पता है परसेंटेज के आधार पे हम करते हैं, तो कह रहा है कि महिला की जो आय है वो पुरुष की आय से 20 क्या है, कम है। तो अगर पुरुष को हम 100 मान लेते हैं तो महिला की कितनी होगी, 80। टोटल सभी की कितनी है, 92। तो ये कितना आएगा, 12, ये कितना आएगा, 8। क्या ये रेशियो 4:3:2 में है? क्या पुरुष और महिलाओं की जो संख्या है वो 3:2 के रेशियो में है? बिल्कुल है। तो पुरुषों की आय 100 रुपए और महिला कितनी है, 80 है। डायरेक्ट कर सकते थे क्योंकि पुरुष 300 है और महिला कितनी है, 200 है। ऐसे भी आप इस सवाल को कर सकते थे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो आगे बढ़ने से पहले इतना कहना चाहूंगा भाई, वीडियो को लाइक करो। ठीक है, लाइक किया करो ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, लाइक ही नहीं करते बताओ, अंगूठा टूट जाता है क्या लाइक करने में? तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करते हैं, डेली मॉक टेस्ट करवा रहे हो, और तुम्हारा इतना भी फर्ज नहीं है कि लाइक कर दो। गाली तो तुम सबसे पहले देते हो। ठीक है, अपने अंदर चेंज करो, पहले तुम गाली दोगे तो तुमको गाली मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, टीचर हो, भगवान नहीं है कि तुम गाली देते रहो सुनता रहेगा। ठीक है, अगला सवाल यहां पे दे रखा है कि a बराबर 7 है, b बराबर 5 है, c बराबर 3 है। तो a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca कैलकुलेट कर लीजिए, रख दीजिए। ठीक है, तो भाई 7 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में 5 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में 3 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस क्या आएगा 7 गुणा में 5, माइनस क्या आएगा 5 गुणा में 3, माइनस क्या आएगा 7 गुणा में 3। ठीक है दोस्तों, 49 प्लस में 25 प्लस में 9 माइनस 35 माइनस 15 माइनस 21। तो इन तीनों को जोड़ दो इनको। ठीक है, तो ये आएगा देखो 49, या जोड़ के निकाल लो, कैसे भी कर लो आप। तो भाई 25 और 9 34, 34 में जोड़ेंगे तो 9 और 4 13, 81 आएगा। इधर देखिए 40 50 71 कितना आएगा 12। तो 12 इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए 12 इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि √5 अपॉन √3 प्लस √2 माइनस 3√3 अपॉन √5 प्लस में √2। इसी प्रकार दे रखा है 2√2 अपॉन √5 प्लस में 3 का मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक को लेते हैं, √5 अपॉन √3 प्लस में √2। हर का परमेकरण करेंगे तो नेगेटिव से गुणा करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे। तो आएगा देखो 5 15 √15 माइनस √10 अपॉन में तो एक आएगा, तो एक का तो कोई मतलब नहीं है। इसी प्रकार आप दूसरे को सोल्व करेंगे, 3√3 अपॉन है √5 प्लस में √2। ठीक है, तो देखिए इसका भी रेशनलाइजेशन करेंगे तो आएगा √5 माइनस √2 अपॉन √5 माइनस √2। तो आएगा 3√15 माइनस 3√6 दोस्तों। अब 5 में 2 गई, कितना बचेगा 3। तो ये 3 दोस्तों दोनों के साथ होता है, ये 3 इसके भी नीचे है, ये 3 इसके भी नीचे है, तो इससे हमें इसको भी काट देंगे, इसको भी काट देंगे। तो इसका जो आंसर बचेगा वो आएगा √15 माइनस √6 दोस्तों। इसी प्रकार जो दे रखा है 2√2 अपॉन दे रखा है √5 प्लस में √3 दोस्तों। तो नेगेटिव से गुणा करेंगे, √5 माइनस √3 अपॉन √5 माइनस √3। तो आएगा 2√10 माइनस 2√6 दोस्तों। अपॉन में क्या बचेगा, 5 में 3 गई, 2 तो 2, ये 2 इसके भी साथ है, इसके भी साथ है। तो आएगा √10 माइनस √6। बात आ गई समझ में? अब सबको रख दीजिए, तो ये कितना है दोस्तों, ये है भाई √15 माइनस √10। अब इसके आगे माइनस का निशान लगा हुआ है तो इसके सिंबल चेंज जाएंगे, तो ये माइनस का हो जाएगा √15, ये प्लस का हो जाएगा √6। ये सेम रहेगा क्योंकि प्लस का निशान, तो √10
-√6। अब क्या देख रहे हैं हम, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, सॉरी इससे, ये 6 भी इससे कट गया, तो बचेगा क्या दोस्तों, आपका आंसर 0। सवाल का आंसर कितना है, 0। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा। बिल्कुल आराम से, बिल्कुल डिटेल से मैंने बता दिया, एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको समझ में ना आया हो। हमने एक एक इक्वेशन को खोल दिया और आखिरी में सभी को इक्वल रख दिया, सब कट गए, बचेगा कितना, 0। ठीक है, तो सवाल का आंसर कितना है भाई, 0 है। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि मैंने 120 कॉपियां 3 रुपए प्रति कॉपी की दर से खरीदा। तो मैं सीधा करूंगा, 120 कॉपी का सीपी, सभी का, एक कॉपी 3 रुपए में 120 कितने आएंगे, 360 रुपए में। अब मैंने क्या कर दिया, इनकी जो 1/3 कॉपी है ना, मतलब 1/3 कितना भाई, 40 कॉपी। इनका तो एसपी है वो कितना है, देखो 120 का 1/3 कितना होगा, 40 होगा। इनको 4 रुपए प्रति दर से बेचा, तो प्रति कॉपी की दर से, तो कितना आएगा, 160 रुपए। इनका 160 रुपए एसपी जाएगा। अच्छा जी, आदि यानी 60 है, उनका एसपी कितना होगा, 5 के हिसाब से 300 रुपए। अच्छा, जो शेष बच गई 20, उनको क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। तो एक कॉपी 3 रुपए में आई थी, तो 20 कॉपी कितने बेचे होंगे, 60 रुपए में। तो हम देख रहे हैं 4 520 आ जाएगा। एसपी है वो 520 है, सीपी 360 है। कितने का लाभ है दोस्तों, तो 160 रुपए का लाभ है। प्रॉफिट कितना है दोस्तों, 160 का, कितने पर, 360 पर, तो 100 पर कितना, तो आएगा 4/9 गुणा में 100। कैलकुलेट करेंगे, 44 सही 4/9% इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है, बस लैंग्वेज इसकी लंबी दे रखी है, बच्चा इसमें उलझ सकता है। ठीक है दोस्तों, टाइम कंज्यूमिंग है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। दोस्तों सवाल जो आपके दिलीप लिस्ट में आएंगे ना, वो हार्ड नहीं आएंगे, वो आसान आएंगे, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग आएंगे। आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। बात आएगी समझ में, क्योंकि 90 मिनट का टाइम है। 100 क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं और 15 क्वेश्चन मैथ के, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के। तो रीजनिंग में भी आपको सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे, ये हो सकता है कि पजल भी आ जाए। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 45 और 40 दिन में करते हैं। तो हम बेसिक काम कर लेते हैं। ए करता है कितने दिन में, 45 दिन में। बी करता है कितने दिन में, 40 दिन में। एल से मिलेंगे 45 और 40 का। तो देखो 45 का मतलब होता है 5 गुणा में 9 और 40 का मतलब होता है 5 अंठे 40। तो 5 तो दोनों में कॉमन है, 5 गुणा में 9 गुणा में 8, 5 अंठे 40 गुणा में 9 कितना आएगा, 360। तो क्षमता निकाल लीजिए, इनकी आएगी भाई 8, इनकी आएगी 9। बात आएगी समझ में। अब देखिए क्या कह रहा है, यह कह रहा है कि दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, लेकिन कुछ समय के पश्चात ए काम छोड़कर चला गया तथा शेष काम को बी ने अकेले 23 दिन में किया। यानी बी है वो बेचारा 23 दिन तक लगा रहा। एक बात बताइए, बी 23 दिन में कितना काम कर देगा, 23 गुणा में 9 यानी 207 काम इसने किए होंगे। आखिरी के 23 दिन में बी ने कुल मिलाकर 207 काम किए। तो इससे पहले कितने काम हुए होंगे, 153 काम हुए होंगे। 153 काम किसने किया होगा, ए और बी ने मिलकर किया होगा। ए और बी मिलकर एक दिन में 17 काम कर सकते हैं, तो 153 काम करने में 9 दिन का समय लगा होगा। यानी कि 9 दिन के बाद है ए इस काम को छोड़कर गया होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि लड़के और लड़कियों के ग्रुप में 15 लड़कियों के छोड़ जाने से लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:1 हो जाता है। तो हम मान लेते हैं बॉय कितने हैं, यहां पे बॉय मान लेते हैं x और गर्ल मान लेते हैं y दोस्तों, क्योंकि लंबा सवाल है। तो दोनों का जो रेशियो होना चाहिए x माइनस वाई, x/y होना चाहिए। लेकिन क्या हुआ कि 15 लड़कियां छोड़कर चली गई, तो ये रेशियो हो गया 2:1 दोस्तों। तो मैं कह सकता हूं x का जो x/2 यहां पे क्या होगा, y - 15 होगा।
अरे x बराबर 2y माइनस 15 होगा, 2 इंटू वाई माइनस 15 होगा कि नहीं होगा, तो 2 को हम इधर ले आए तो x बटे 2 बराबर y माइनस 15, ये समीकरण आपकी 1 हो गई। दोबारा कह रहा है कि x बटे वाई माइनस 15, ये लड़कियां तो जा ही चुकी हैं पहले ही, लड़कियां तो 15 जा ही चुकी हैं। आगे कह रहे हैं बाद में जब 45 लड़के भी छोड़कर चले गए, यानी 15 लड़कियां तो जा ही चुकी हैं, 45 लड़के भी छोड़ के गए, तो ये रेशियो 1:5 हो गया। बात आ गई समझ में? तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, y माइनस 15 बराबर 5 इंटू एक्स माइनस 45, यस और नो? या इसको आप ऐसे कर लीजिए, 5x माइनस 5 5 25, 225 आएगा। अब एक बात बताइए, y माइनस 15 की जगह क्या मैं x बटा 2 लिख सकता हूं? देखो इसके बराबर है, तो मैं यहां लिख रहा हूं x बटे x गुणा में 1/2। x बटे 2 का मतलब x गुणा में 1/2 है, तो 2 कहां चला जाएगा, ऊपर मल्टीपल में जाएगा, तो मल्टीपल में जाएगा 2, तो x बराबर कितना आएगा, 10x माइनस 450 दोस्तों। अब x का मान आप निकालिए, तो ये आएगा 9x बराबर 450, x का मान आएगा 50। x क्या मानना है आपने, बॉय, तो बॉय तो यहां पे 50 है, और y ग्रुप में प्रारंभ में लड़कियों की संख्या कितनी है। ठीक है दोस्तों, तो देखो हुआ क्या है, लड़के तो यहां पे 50 हैं, ठीक है, लेकिन 15 लड़कियां चली गई ना, उसके बाद ग्रुप में अनुपात 2:1 होगा। तो भाई ग्रुप है y माइनस 15, तो यहां पे रख दीजिए आप 50, ठीक है, और 50 बटे 2 यानी 25 बराबर y माइनस 15 आएगा, तो y का मान आ जाएगा 40। तो लड़कियां कितनी है इसमें, 40 है। ठीक है दोस्तों, तो लड़कियों की संख्या शुरू में कितनी थी, 40 थी, और लड़के कितने हैं, 50 है। ठीक है, तो बहुत ही आसान सवाल है, थोड़ा सा लेंथी है, बेसिक से मैंने बता दिया है, x से कोई भी दिक्कत यहां पे नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि 50 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 68 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है तथा 75 मीटर लंबी दूसरी एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से उसी दिशा में जा रही है। यानी जब दो ट्रेन एक ही दिशा में होती हैं तो उनकी स्पीड क्या हो जाती है, घट जाती है, जिसे हम कहते हैं सापेक्ष चाल दोस्तों। और सापेक्ष चाल यहां पे क्या होगी, 68 किलोमीटर पर आवर माइनस 50 किलोमीटर पर आवर, कितनी हो जाएगी दोस्तों, 18 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। अब देखो ट्रेन की लंबाई मीटर में है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में बदलेंगे दोस्तों, तो कितना आएगा दोस्तों, ये 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है दोस्तों, अब जब दो ट्रेन एक ही दिशा में चलती हैं तो दोनों की लंबाई जुड़ जाती है, तो कुल लंबाई कितनी हो जाएगी दोस्तों, लेंथ यानी डिस्टेंस हो जाएगी 75 प्लस में 50 बटे, आपसे पूछा क्या है, टाइम पूछा है ना, तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस, तो 75 प्लस में 50 बटे 5 कैलकुलेट कर देंगे, तो ये दोस्तों ये आएगा 5 125 बटे 5। ठीक है, 25 सेकंड में पार कर जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा खेली गई 10 पारियों का जो शत है ना, वो 50 रन है। अपनी 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए कि सभी पारियों का औसत 2-2 बढ़ जाए। तो दोस्तों 10-10 तो पारियां हैं, 1 2 3 4 5, यहां तक कितना है दोस्तों, सबका 50। ये मान लीजिए 11वीं पारी है, इसमें कितने रन बनाए कि सभी का 2-2 बढ़ जाए। तो भाई एक बात बताइए, 11वीं पारी में 50 तो बनाने ही पड़ेंगे, क्योंकि औसत यहां पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो 11वीं पारी में 50 तो कम से कम बनाए होंगे, लेकिन इतने ज्यादा बनाए हैं कि सभी 11 की 11 पारियों को 2-2 रन हमने एक्स्ट्रा दे दिए। तो कितने टोटल दे दिए दोस्तों, 22 दे दिए, तो 50 प्लस में 22 बराबर कितना, 72। तो 11वीं पारी में कितने रन बनाए इसने, 72 रन बनाए। ठीक है दोस्तों, आइए अब आगे बढ़ते हैं कंप्यूटर सेक्शन की ओर। आइए दोस्तों कंप्यूटर सेक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं, तो लेते हैं पहला सवाल कंप्यूटर का। कह रहा है कि कीबोर्ड में फंक्शन की जो संख्या है वो कितनी होती है, 13 14 12 15। बताइए, तो कीबोर्ड में जो फंक्शन की होती है दोस्तों उनकी संख्या होती है 12। ऑप्शन सी इस सवाल का आंसर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर।
तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से आउटपुट डिवाइस कौन सा है? मॉनिटर, प्रिंटर, माउस या ए और बी दोनों? तो दोस्तों प्रिंटर और मॉनिटर दोनों ही आउटपुट डिवाइस का काम करते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इस सवाल का आंसर आएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ईमेल खाते में स्टोरेज एरिया होता है जिसे अक्सर खालिस्तान कहते हैं। जो ईमेल का अकाउंट होता है ना, ईमेल अकाउंट होता है, उसमें जो स्टोरेज एरिया होता है उसको हम क्या कहते हैं? क्या अटैचमेंट कहते हैं, या हाइपरलिंक कहते हैं, मेल बॉक्स या आईपी एड्रेस कहते हैं? तो दोस्तों जो स्टोरेज एरिया होता है ईमेल पर उसको हम कहते हैं मेल बॉक्स, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया में, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कॉन्फ़िगरेशन, डाउनलोड, स्टोरेज या इंस्टॉलेशंस? तो दोस्तों सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करना इंस्टॉलेशन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, टास्क बार खालिस्तान में स्थित होती है। तो स्टार्ट मेनू, स्क्रीन के तल पर, क्विक लॉन्च टूलबार या स्क्रीन के ऊपर? तो हम जानते हैं स्टार्ट जो बार होती है, जो टास्क बार होती है, वो कहां पे होती है दोस्तों, जरा बताइए। तो दोस्तों स्क्रीन के नीचे, जो यहां पे नीचे नीचे हम पढ़ते हैं ना कंप्यूटर में, तो उसको बोलते हैं टास्क बार। अगला क्वेश्चन है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर खालिस्तान का एक उदाहरण है। बिजनेस सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिक्योरिटी यूटिलिटी है या ऑफिस सुइट है? तो दोस्तों एंटीवायरस एक सिक्योरिटी यूटिलिटी का एक उदाहरण है, ऑप्शन सी सवाल का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? ठीक है। तो दोस्तों टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल बी, ऑप्शन ए का इस्तेमाल यहां पे। अगला क्वेश्चन है, स्थायी स्टोरेज डिवाइस कौन सा है? तो हम सभी जानते हैं यहां पे जो आंसर आएगा ऑप्शन डी आएगा। हार्ड डिस्क है वो एक स्थायी स्टोरेज होती है, रोम का एग्जांपल होती है, रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर होता है। यानी खालिस्तान डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर होता है। क्या फ्लॉपी डिस्क है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या डिस्क ड्राइव? तो दोस्तों डिस्क ड्राइव डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला एक हार्डवेयर है। और दोस्तों आखिरी क्वेश्चन है कंप्यूटर का, स्क्रीन पर किसी आइटम को माउस के प्रयोग से मूव करने के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? यानी स्क्रीन पर किसी आइटम है, उसको अगर मुझे मूवमेंट करवानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्लिक करना पड़ेगा, डबल क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप या पॉइंट करना पड़ेगा? तो दोस्तों इसके लिए मुझे ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा, ऑप्शन सी का इस्तेमाल यहां पे करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा कंप्यूटर सेक्शन। तो आइए दोस्तों रीजनिंग सेक्शन के आगे बढ़ते हैं, लेते हैं पहला सवाल। तो पहला सवाल आपको यहाँ पे मिरर इमेज आपसे पूछा गया है। यहाँ पे वर्ड दे रखा है ACE और इसका मिरर इमेज हम बनाएंगे दोस्तों, तो केवल राइट और लेफ्ट यहाँ पे चेंज जाएगा। तो E है ये ऐसे हो जाएगा, ये C ऐसे हो जाएगा और A ऐसे कैसे रहेगा? तो देखिए जरा किस ऑप्शन में ऐसा दे रखा है, केवल ऑप्शन A में ऐसा है, तो A ऑप्शन इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते अगले सवाल पर। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 196, 121, 256, 252। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हम जानते 196 14 का स्क्वायर है, 121 11 का स्क्वायर है, 256 16 का स्क्वायर है, लेकिन 252 जो ऑप्शन डी में दे रखा है वो किसी का भी स्क्वायर नहीं है। तो यही सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। अगला सवाल यहां पे दे रखा भी एक समीकरण है 30, 3, 3 और 13। यहां पे गुणा माइनस बराबर है, कह रहा है कि किसको बदला जाए। ऑप्शन ए के अनुसार कह रहा है कि माइनस को भाग में बदल दिया जाए, तो यहां पे हम भाग लिखते हैं, और माइनस को प्लस में लिख दिया जाए तो क्या हमें 13 प्राप्त होगा। तो देखिए 3 से काटेंगे 30 को तो 10 आएगा, और 10 प्लस में 3 बराबर कितना 13, यानी ऑप्शन ए ही इसका आंसर होगा। ठीक है। अगला सवाल भी यहीं देख लेते हैं, 4 नंबर कह रहा है कि 2, 9
28 64 28 है, 64 है, 126, 217, 344 और 513। कह रहा है कि इसमें एक गलत है, वो बताना है। तो देखिए दोस्तों, ये क्या है, 8 का क्यूब प्लस में 1 है, ये 7 का क्यूब प्लस में 1 है, ये 6 का क्यूब प्लस में 1 है, ये 5 का क्यूब प्लस में 1 है, ये 4 का क्यूब है, ठीक है। ये 3 का क्यूब प्लस में 1 है, ये 2 का क्यूब प्लस में 1 है, ये 1 का क्यूब प्लस में 1 है। आप अंतर से भी कर सकते हो, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। आपको क्लियर नजर आ रहा है? तो यहां पे हम कह सकते हैं गलत क्या होगा, ये गलत है, यहां पे असंगत है, क्योंकि सब में क्यूब करके प्लस 1 किया गया है। 64 की जगह यहां पे कितना होना चाहिए दोस्तों, 65 होना चाहिए। तो ऑप्शन डी इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि यहां पे गलत दिया हुआ है। 64 की जगह कितना होगा, 65 होगा। 4 का क्यूब प्लस में 1 यहां पे आएगा दोस्तों, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो, ठीक है। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि 5 छात्र एक कतार में खड़े हैं, ठीक है। सुमन प्रणव के बगल में खड़ी है, लेकिन वह दीना के बगल में नहीं खड़ी है। सुमन है वो प्रणव के तो बगल में है, लेकिन दीना के बगल में नहीं है। अच्छा जी, कुमार कुमार है वो राजू के बगल में खड़ा है, जो सबसे बाईं ओर खड़ा है। तो सबसे बाईं ओर कौन है दोस्तों, राजू, ठीक है। यहां पे राजू खड़ा है सबसे बाईं ओर, ठीक है। और यहां पे कौन है दोस्तों, कुमार है, ठीक है, क्योंकि इस तरफ तो बगल हो नहीं सकता, क्योंकि सबसे बाईं ओर है ये, तो इसके दाईं ओर कौन खड़ा है, कुमार है, ठीक है। और दीना कुमार, देखो दीना जो है कुमार के बगल में नहीं खड़ा है। अच्छा, शुरुआत में क्या कर रहा है, सुमन है वो प्रणव के बगल में खड़ी है, लेकिन वह दीना के बगल में नहीं है, और दीना है कुमार के बगल में नहीं है दोस्तों। बात आ रही समझ में? तो दीना कहां जाएगी, सबसे राइट कॉर्नर पे जाएगी, और सुमन है ना वो दीना के पास नहीं है, तो सुमन यहां पे आएगी, जो है किसके पास, प्रणव के पास। ये इसका क्रम है। पूछा है सबसे बीच में कौन खड़ा है, तो बीच में कौन है दोस्तों, सुमन। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि नीचे आगे ऊपर बड़ा, इनमें अलग कौन सा है। तो आप सभी जानते हैं नीचे आगे ऊपर, ये तो डायरेक्शन हो गई कि भाई नीचे जाओ, ऊपर जाओ, आगे जाओ, पीछे जाओ, लेकिन बड़ा है वो आपके लेंथ को दर्शाता है। तो यहां पे अलग क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी बड़ा, यहां पे ये अलग है। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है, डी बराबर 4 है, जी बराबर 7 है। तो हमको पता है डी की पोजीशन 4 होती है, जी की 7 होती है। तो गार्डन को क्या होगा, तो गार्डन को देखिए GARDEN, पोजीशन देखिए 7, 1, 18, 4, 5 और 14। अगर हम सबको जोड़ते हैं तो कितना आएगा दोस्तों, तो 14, 4, 18, 5, 23 और 26, कितना आएगा, 49 दोस्तों। तो 49 इस सवाल का आंसर होना चाहिए, ऑप्शन डी। अगला सवाल देखिए दोस्तों, असंगत को चुनना है। मिस्र है वो काहिरा, तो दोस्तों मिस्र की राजधानी क्या है, काहिरा है। इटली की राजधानी क्या है, रोम है। ग्रीस की राजधानी एथेंस है, जो कि इराक की ये मुद्रा दे रखी है दिनार, जबकि इराक की राजधानी क्या है दोस्तों, सद्दाम हुसैन का आपने नाम सुना होगा, बगदाद, ठीक है। तो इराक की राजधानी क्या आएगी, बगदाद आएगी दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि सिलोग्जम का क्वेश्चन है, कह रहा है कि कुछ गुड़िया फूल हैं, तो बना दीजिए, ये गुड़िया हो गई, ठीक है, गुड़िया, ठीक है। कुछ गुड़िया क्या है, फूल हैं, और कह रहा है कुछ फूल हैं वो पेड़ हैं, कुछ फूल है ना वो पेड़ है दोस्तों। अब गुड़िया पेड़ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, क्योंकि गुड़िया और पेड़ के बारे में स्टेटमेंट में कोई भी संबंध नहीं दिया गया है। तो यहां पे ये दोनों केस किस में आ जाते हैं, आइदर और में। कुछ गुड़िया फूल है तो कुछ फूल गुड़िया है, कुछ फूल पेड़ है तो कुछ पेड़ भी फूल है, लेकिन गुड़िया
ऐसा हो सकता है कि कोई भी गुड़िया पेड़ ना हो और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ गुड़िया पेड़ हो। क्यों? क्योंकि यही डायग्राम ऐसे भी बना सकते हैं कि ये देखिए जी दोस्तों, ये गुड़िया हो गई, ये फूल हो गए, ये पेड़ हो गए, तब भी तो कुछ फूल पेड़ हैं। तो यहां पे देखें तो गुड़िया और पेड़ में संबंध है, यहां पे कोई भी संबंध नहीं है। ठीक है, आइदर और केस है ये। पहला है कोई गुड़िया पेड़ नहीं है, कोई गुड़िया पेड़ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तो अकेला निष्कर्ष गलत है। कुछ फूल पेड़ हैं, तो ये क्या है, बिल्कुल सही है। तो केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, केवल एक निष्कर्ष यानी केवल 2 निष्कर्ष यहां पे निकल रहा है, तो ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन ए में ऐसा दिया गया है, निष्कर्ष 2 निकलेगा, तो यही इसका आंसर होगा ऑप्शन ए दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखिए क्या कह रहा है अगला सवाल, कह रहा है कि एक मंजिल पर 6 कार्यालय क्रमशः ABCDEF को आवंटित किया गया है। एक मंजिल है, उस पर 6 कार्यालयों को बांटा गया है ABCDEFG में। ठीक है, क्या कह रहा है आगे, यह कार्यालय 2 कतारों में है, एक कतार का रुख है वो उत्तर की ओर है, दूसरी का नीचे की ओर है। तो जाहिर सी बात है 3 जो कार्यालय है उनका मुंह दक्षिण की ओर है और 3 जो कार्यालय है उनका मुंह उत्तर की ओर है। यस और नो? अब आगे क्या कहा गया है, बी को उत्तर मुखी कार्यालय मिला है जो डी के बगल में नहीं है। अच्छा जी, एक बात तो क्लियर है कि बी को कार्यालय कौन सा मिला है, उत्तर की ओर। अच्छा, डी और एफ को तिरछे रूप में आमने सामने कार्यालय मिले हैं। ठीक है, सी जिसका कार्यालय एफ के बगल में है को दक्षिण मुखी कार्यालय मिला है। ठीक है, सी जिसका कार्यालय एफ के बगल में है, तो सी का कार्यालय किसके बगल में दोस्तों, एफ के, जिसका मुंह किसका मुंह, सी का दक्षिण की ओर, यानी सी और एफ दोनों का ही मुंह दक्षिण की ओर है, और ई को उत्तर मुखी कार्यालय मिला है, तो किसका कार्यालय दक्षिण मुखी होगा दोस्तों। ठीक है, ये तो पूरी स्टेटमेंट है, पजल का एक क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, बी को उत्तर मुखी कार्यालय मिला है, तो हम यहां पे लिख लेते हैं भाई, इसको छोड़ दीजिए, इसमें तो फिर हम फंसी जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आप ऐसे लिख लीजिए बी है, और बी को जो कार्यालय है ना वो डी के बगल में नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि यहां पे कोई स्थान हो, यहां पे डी हो, या ये हो सकता है कि यहां पे डी और ये बी हो, क्योंकि ये नहीं दे रखा कि अगल बगल में है। ठीक है दोस्तों, कोण किसके दाएं है बाएं है इसका जिक्र नहीं है, बगल का दे रखा है, तो बगल का मतलब बी यहां भी आ सकता है और यहां भी आ सकता है। अब देखिए, डी और एफ को तिरछे रूप में, डी और एफ को तिरछे रूप में, तो एफ यहां पे आ जाएगा डी के तिरछे रूप में, या फिर एफ यहां पे आएगा दोस्तों। ठीक है, आगे भी क्लियर होगा। सी जिसका कार्यालय एफ के बगल में है, तो सी यहां भी हो सकता है और सी यहां भी हो सकता है। ठीक है, जिसका कार्यालय दक्षिण मुखी है, और ई को उत्तर मुखी कार्यालय मिला है, तो ई को कहां मिला है दोस्तों, ई यहां पे आएगा, उत्तर मुखी यहां पे आएगा, एक बच गया कौन, ए, तो ए यहां भी हो सकता है और ए यहां भी हो सकता है दोस्तों। कह रहा है कि किसका कार्यालय दक्षिण मुखी है, तो एक बात तो क्लियर है दोस्तों कि जो ACF है ना, इन तीनों को ही दक्षिण मुखी कार्यालय मिला है। कौन किसके बगल में है ये हम कंफर्म नहीं कर सकते कि भाई ए है वो सी के दाईं ओर भी आ सकता है और बाईं ओर भी आ सकता है, लेकिन ये क्लियर है कि ACF इन तीनों को दक्षिण मुखी कार्यालय मिला है, जबकि डी, सॉरी लाइट गई भाई, तो दोस्तों ये तो क्लियर है। तो आंसर क्या आ जाएगा, FCA, ऑप्शन सी दे रखा है, इनका जो मुंह है वो किस तरफ है, दक्षिण की ओर है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो अगला सवाल आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, जरा गौर कीजिए। यहां पे आपको संख्याएं दे रखी हैं 4, 6, 10, 12, 16, 18, 14, 22। कह रहे कि ध्यानपूर्वक पढ़िए और श्रृंखला के संबंध में विकल्प का चयन कीजिए। पहली कोष्टक संख्या बाएं से सही है और दूसरी गलत है। तो यहां पे हम देखें तो 4 है, फिर 6 है, फिर 10 है, फिर 12 है, यही तो है दोस्तों। तो 4 से 6 हुआ कितना बढ़ा दोस्तों, 2, 6 से 10 हुआ कितना बढ़ा दोस्तों, 4, 10 से 12 हुआ कितना बढ़ा दोस्तों, 2। ठीक है, 12 से, ये कोष्टक में थी, ये फिर 16 है, तो 12 से कितना बढ़ा, फिर 4। तो यहां पे पैटर्न हमें नजर आ रहा है 2 4 2 4,
+2 + 4 +2 + 4, तब कितना होना चाहिए? +2 होना चाहिए। यानी यहां पे संख्या होनी कितनी चाहिए? 18, जबकि दे कितनी रखी है? यहां पे 14। तो इसका मतलब ये गलत लिखी हुई है, और यही पहले ऑप्शन में दे रखा है कि पहली कोष्टक संख्या तो बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरी क्या है? गलत है। तो ये बात बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में चिल्ड्रन, CHILDREN, चिल्ड्रन को क्या लिखा है दोस्तों? चिल्ड्रन को लिखा है LIHCRENERD, और आपसे पूछा है मूवमेंट को क्या लिखा जाएगा? मूवमेंट। तो बहुत ही आसान सवाल है। अगर हम 4-4 के ग्रुप में इसको डिवाइड करें तो ये L यहां पे है, IHC, इसी प्रकार NERD, यस और नो? तो सेम इस प्रकार से 4 में डिवाइड कर देंगे, तो इनको भी 4 में डिवाइड कर दो तो आएगा EVOMTNEM, पहला लेटर E, आखिरी M। ठीक है, तो ऑप्शन ए और बी आपका आंसर हो सकता है। दूसरा लेटर V और E, OM बिल्कुल सही है, TN, ऑप्शन ए इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला सवाल देखिए, बहुत ही आसान सवाल दे रखा अगला, तो ठीक है, लेटर सीरीज यहां पे दी गई है। ठीक है, तो लेटर सीरीज को अगर ध्यान से देखें तो क्या है दोस्तों? यहां पे ORUXA, तो ORUXA, पोजीशन देखिए 15, 18, 21, 24, 1, तो 15 3 18, 3 21, 3 24, 3 27, प्लस में 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा? डी। तो सवाल का आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा, ऑप्शन सी इस सवाल का आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, स्टेटमेंट कंक्लूजन से है, कथन और निष्कर्ष से है। तो स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए और गैस कीजिए कि कौन सा आपका आंसर होना चाहिए। देखिए, कह रहा है कि जापान में काम करने वाले सभी वैज्ञानिक क्या हैं? प्रतिभाशाली हैं। जो जापान में काम करते हैं वो सारे के सारे वैज्ञानिक क्या हैं? प्रतिभाशाली हैं। जापान में कुछ चीनी वैज्ञानिक भी काम करते हैं। तो भाई जापान में जितने भी वैज्ञानिक काम करते हैं, चाहे वो किसी भी देश से हैं, वो सारे के सारे क्या हैं? प्रतिभाशाली हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चीन के सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली। बात आगे समझ में? जापान में जितने भी चीनी वैज्ञानिक काम करते हैं ना, वो सारे क्या है? प्रतिभाशाली हैं। ध्यान से देखिए, निष्कर्ष नंबर 1 कह रहा है कि कोई भी चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली नहीं है। क्या ये बात बिल्कुल क्या है? गलत है, क्योंकि प्रतिभाशाली ही नहीं होते तो जापान में नहीं जाते। तो ऑप्शन ए गलत है। अगला कह रहा है कि कुछ प्रतिभाशाली वैज्ञानिक जापान में काम कर रहे हैं। तो यह बात बिल्कुल क्या है? सही है। कुछ वैज्ञानिक, भाई जब सभी कर रहे हैं तो कुछ भी है। जहां पे ऑल है वहां पे सभी आएगा, मतलब जहां पे ऑल है वहां पे सम भी आएगा। तो ऑप्शन बी यहां पे बिल्कुल सही है। निष्कर्ष नंबर 3, सभी प्रतिभाशाली वैज्ञानिक जापानी है क्या? कैसा है? हमें यह बताया गया कि भी जापान में जितने भी लोग काम करते हैं, जितने भी वैज्ञानिक है, वो सारे प्रतिभाशाली है। इसका मतलब यह नहीं है कि दुनिया के सारे प्रतिभाशाली जो वैज्ञानिक है वो केवल जापान में ही काम करते हैं। तो नंबर 3 यहां पे क्या होगा? गलत होगा। नंबर 4 है कि कुछ चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली है। डेफिनेटली कुछ चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली, इसलिए तो जापान में काम कर रहे हैं। तो केवल निष्कर्ष 2 और 4 यहां पे फॉलो करेगा। तो ऑप्शन डी सवाल का आंसर होगा। ठीक है भाई, ऑप्शन है डी आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो अगला सवाल तो बहुत आसान है। कैसे? 11 का संबंध कह रहा है 169 से है। तो कह रहा, अब देखो आप पता है 11 में 2 जोड़ेंगे 13, 13 का स्क्वायर 169 आएगा। इसी प्रकार 18 का पूछा है, तो 18 क्या जाएगा दोस्तों? 400। कैसे? 18 में 2 जोड़ो 20, 20 का स्क्वायर कितना आएगा? 400। अच्छा जी, अगली आकृति दे रखी है। तो अगली आकृति में देखे दोस्तों ध्यान से, तो आपको एक चीज क्लियर नजर आएगी कि ये जो आकृति थी इसका संबंध यहां से है, विपरीत, एक दूसरे के विपरीत। तो ये आकृति इसकी विपरीत हो जाएगी। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, जो ऐसी आकृति दे रखी है, ये वाली जो आकृति दे रखी है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? विपरीत हो जाएगा। तो विपरीत कैसे होगा दोस्तों? ऐसे होगा। और ऐसा दिया है किसमें? केवल ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इस सवाल का क्या होगा? आंसर होगा। अगली आकृति देखिए,
पहले सर्कल था, सर्कल से क्या हुआ, देखो ये सर्कल था, अगली आकृति में सर्कल बाहर आ गया, अंदर ट्राइंगल है। फिर अगली में क्या हुआ, ट्राइंगल था, ठीक है, फिर ट्राइंगल क्या हुआ, ट्राइंगल बाहर आ गया और अंदर क्या हो गया, एक भुजा बढ़ गई, चतुर्भुज हो गई। अगले में क्या है, चतुर्भुज है, तो उससे अगले में क्या होगा, चतुर्भुज बाहर रहेगा, अंदर क्या आ जाएगा, पंचभुज आ जाएगा, जैसा कि ऑप्शन बी में दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाहर चतुर्भुज, अंदर पंचभुज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल करें कि कागज, एक पारदर्शी कागज को मोड़ेंगे तो किस प्रकार से मतलब आपको नजर आएगा। तो ये एक कागज है दोस्तों, ठीक है, ये एक कागज है, इसको ऐसे मोड़ा गया है, यानी आप लेफ्ट से उठा के इसको राइट में मोड़ेंगे तो आपको एक कागज कैसा नजर आएगा, ये ऐसा हो जाएगा इतना, यस और नो। आप देखिए यहां पे ध्यान से, ये तीर का निशान ऐसे है और ये तीर का निशान ऐसे है, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, ये नीचे वाला तो सेम रहेगा, इसमें तो कोई बदलाव नहीं है। ये जब आप इसको ऐसे मोड़ेंगे तो ये लेफ्ट से कहां चला जाएगा, राइट में चला जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा दोस्तों। और ऐसा दिया किसमें, केवल ऑप्शन बी में, ये जो तीर का निशान है ये ऐसे है और ये ऐसे हो जाएगा, ऑप्शन बी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है अभी तक तो, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो का नोटिस आपको मिल जाए। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 47 का संबंध है वो किससे है, 15 से। तो आपको बताना है वैसा ही संबंध किसका होगा, 19 से। तो 47 से 15 कैसे बन सकता है, 7 और 4 तो 11 होते हैं, ठीक है, 4 का डबल कर दे 8, 8 7 15, तो ऑप्शन के अनुसार नहीं। अगर हम 15 का संबंध 47 से देखें तो कोई आ सकता है क्या, यस, 15 गुणा में 3 करें प्लस में 2 करें तो आ जाएगा 47। तो अगर 19 गुणा में 3 करें प्लस में 2, 19 दूनी 38, 29 57, 2 59, क्या 59 ऑप्शन में है, तो 59 आपका ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन ए ही इसका आंसर आ जाएगा 59 दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल करे कि भी 119 था, फिर 109 हुआ, फिर 89 हुआ, फिर 59 हुआ, अगला नंबर पूछा है। तो 119 से 109 हुआ, कितना घटा दोस्तों, यहां पे 10 घटा है दोस्तों, -10 है। 109 से 89 हुआ, कितना घटा, 20 है। फिर कितना है, 30, कितना आ जाएगा, 40, कितना आएगा, 19 इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला दे रखा है यहां पे आकृति, आकृति को पूरा करना है, तो बताइए कौन सी आकृति आपका आंसर होगा। तो ध्यान से देखिए, बस छोटी छोटी मिस्टेक, ऑप्शन 2 ऑप्शन आपको सेम टू सेम मिलेंगे, ठीक है, और वहीं आपको कंफ्यूजन करेंगे, सही की बजाय हम गलत पर टिक कर आएंगे जल्दबाजी में, क्योंकि रीजनिंग हमें ऐसा लगेगा कि मैं 10 मिनट में कर लूंगा, और 10 मिनट में हम जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे और आंसर जल्दी में आता हुआ क्वेश्चन भी गलत करके आएंगे। ठीक है, रीजनिंग में केवल सावधानी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो यहां पे देखिए ऑप्शन सी और डी तो आपका आंसर हो नहीं सकता। ठीक है, ऑप्शन ए और बी को ध्यान से देखें तो यहां पे जो चौथा ऑप्शन यहां पे बनेगा, ये जो सर्कल है ना, इसमें कोई भी लाइन नहीं होनी चाहिए, जबकि ऑप्शन ए में ये लाइन दे रखी है, ऐसे दे रखा है, ठीक है, ये ऐसे दे रखा है, ऐसा नहीं होगा, ये लाइन नहीं होगी। तो ऑप्शन बी ही साल का क्या होगा, आंसर होगा। बाकी तो आप डिजाइन कर ही लेंगे, ये यहां से है, ये यहां से है, ये यहां से और ये यहां से, ऐसे है। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। कह रहा है कि कुछ आलू टमाटर हैं, तो भाई कुछ आलू क्या है, पहले आलू बनाइए, कुछ आलू क्या है, टमाटर। अच्छा जी, कह रहा है कि सभी टमाटर क्या है, प्याज है। तो अगर सभी टमाटर प्याज है तो कुछ आलू भी प्याज होंगी, यस और नो। कथन देखिए, कुछ टमाटर आलू है, कुछ टमाटर आलू डेफिनेटली सही है। सभी प्याज आलू है क्या, सभी प्याज आलू नहीं है, कुछ प्याज आलू है। तो केवल निष्कर्ष एक निकलता है, ऑप्शन बी सवाल का आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि कौन सा नीचे दिए गए चित्र के सभी ज्यामितीय आकृति में मौजूद कौन सी संख्या है। तो 5 ही हमें सभी में नजर आ रही है, तो इस सवाल का आंसर क्या जाएगा, 5। ठीक है, अगला सवाल, ए ई आई, फिर है
ई आई ओ, फिर है आई ओ यू, और फिर आपसे क्रम पूछा गया। देखो पहले लेटर को देखिए ए ई आई, तो यहां पे हो क्या रहा है, वावल है उनका क्रम बता रखा है। ए के बाद ई आता है, ई के बाद आई, आई के बाद क्या आएगा ओ। यहां पे दूसरा ई आई ओ, तो ई आई ओ यू दोस्तों, आई ओ यू, तो यहां पे क्या जाएगा दोस्तों ए ई आई ओ यू, ठीक है, तो ए आएगा, तो ओ यू ए, ऑप्शन सी साल का आंसर होगा। ठीक है, और आखिरी क्वेश्चन दोस्तों यहां पे सीरीज बतानी है, नॉन वर्बल रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम केवल इस पहली आकृति को देखें जो कि इस प्रकार से बनी हुई है, पहली में ऐसे है, दूसरी में भी सेम कांस्टेंट बनी हुई है, तीसरी में जाके चेंज हुई है यहां पे, ठीक है, ये जो है इस प्रकार से ये है, तीसरी में जाके चेंज हुई है, बीच में दिख रही है, चौथी में भी सेम है ये, ठीक है, यहीं से हम आंसर को फाइंड आउट कर देंगे। ये आकृति क्या हो रहा है कि दो लगातार आकृति में समान पोजीशन पे है, यहां भी इस पहले पर थी, यहां पे दो में समान है, अगले में यहां पे आ गई है, तो इससे आगे जो आकृति होगी, जो हमारी आंसर आकृति होगी, इसमें भी यहां पे मिलेगी। तो हम यहां पे देखें तो ऑप्शन ए बी सी हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा पकड़ते हैं। तो अगर हम इसके साथ जो तीर का निशान है ना, ये ऐसे बना हुआ है सबसे ऊपर, इसको ध्यान से देखिए तो दूसरे में ये विपरीत हो रहा है, तीसरे में समान है। ठीक है दोस्तों, नॉन वर्बल रीजनिंग थोड़ा हार्ड है, पहले में इधर था, दूसरे तीसरे में यहां पे है, चौथे में यहां पे गया, पांचवें में यहां पे गया, तो छठे में डेफिनेटली पोजीशन चेंज करेगा, यहां से यहां, यहां से यहां, तो जो आखिरी आकृति होगी प्रश्न आकृति, इसमें नीचे जाएगा, और अब इसका मुंह किस तरफ रहेगा, राइट की ओर रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये आकृति यहां पर, इसके नीचे ये राइट में ये रहना चाहिए। तो ऐसा है, ऑप्शन ए बी सी तीनों में दे रखा है दोस्तों। अच्छा जी, तीर वाले निशान को देख लो, इसके साथ जो बीच में ये तीर का निशान ऐसे जा रहा है, फिर ये ऐसे डबल दो में है, फिर ये इनका स्थान ले लिया, ठीक है, फिर ये आएगा, तो अब ये ही आएगा। ठीक है, तो ये तीर का निशान ऐसा ही है, ऑप्शन ए और सी, ऑप्शन ए ही आपका आंसर होगा, यहां पे क्या जाएगा, ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की रीजनिंग। आइए अब आगे बढ़ते हैं जीके सेक्शन की ओर। तो आइए दोस्तों जीके की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं जीके का, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस विकसित होती है जब इथेनॉल सोडियम के साथ प्रक्रिया करता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों जब इथेनॉल सोडियम के साथ प्रक्रिया करता है ना, तो उस समय हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है दोस्तों। ठीक है, जल के विद्युत अपघटन से भी पर्याप्त शुद्ध हाइड्रोजन प्राप्त होती है। ठीक है, ऑक्सीजन है वो एक रंगहीन, स्वादहीन और गंध रहित गैस होती है। मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है। ठीक है, जबकि क्लोरीन का प्रयोग कागज और कपड़े बनाने में किया जाता है, इसमें यह ब्लीचिंग एजेंट के रूप में काम लाई जाती है। तो सवाल है कि इथेनॉल जो इस सोडियम के साथ प्रक्रिया करती है तो उस समय हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान की अधिक मात्रा की वजह से चॉकलेट सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। तो दोस्तों निकेल, चॉकलेट में क्या पाया जाता है, निकेल पाया जाता है, निकेल। ठीक है, और इसीलिए चॉकलेट है वो सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। ऑप्शन बी सवाल का आंसर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मिट्टी से जड़ों के रेशों में पानी खालिस्तान की वजह से प्रवेश करता है। तो मिट्टी से जो पेड़ होता है उसकी जड़ों में जो पानी प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से किसकी वजह से प्रवेश करता है। तो दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन ए, परासरण के कारण मिट्टी से जड़ों के रेशों में पानी प्रवेश करता है दोस्तों। ठीक है, जबकि दोस्तों लालटेन या लैंप में जो तेल चढ़ता है ना ऊपर, उसे कहते हैं कसेकी तव। ठीक है, कसेक तो उसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों की संख्या 6 है दोस्तों। ठीक है, और ये गैस कौन कौन सी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2,
मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, पैरोफ्लोकार्बन है और सल्फर हेक्साफ्लोराइड है दोस्तों। तो कितनी गैस हैं टोटल जो ग्रीन हाउस गैस के लिए हैं, प्रभावित करती है उसको? तो टोटल 6 गैसें हैं दोस्तों, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव शरीर में जोड़े में नहीं पाया जाता? तो आप सभी जानते हैं मुंह है वो एक ही है, बाकी तो आंख भी दो है, फेफड़े गुर्दे सभी दो दो हैं, तो मुंह है वो अकेला पाया जाता है। भारतीय शेरों के संरक्षण के लिए पश्चिमी भारत में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थापित किया गया है? तो दोस्तों पश्चिमी अभ्यारण्य जो पश्चिमी भारत है कौन सा है? राजस्थान वाला एरिया। तो इसमें से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य शेरों के संरक्षण के लिए है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो आंसर आएगा गिर वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों। जी हां, भारतीय शेरों के संरक्षण के लिए पश्चिम भारत में गिर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थापित है। ठीक है दोस्तों, तो इस अभ्यारण्य के बारे में जान लेते हैं। यह गुजरात में स्थित और इसकी जो स्थापना है 1965 में की गई थी और इस अभ्यारण्य का जो कुल क्षेत्रफल है वो 1412 किलोमीटर है। जबकि रणथंबोर ये राजस्थान में पाया जाता है, सवाई माधोपुर में। ठीक है, और ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा आसाम में एक सिंह के गंडे के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है, और केवलादेव वन्यजीव अभ्यारण्य भरतपुर राजस्थान में स्थित है। ठीक है, ये पक्षी अभ्यारण्य है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से कौन सी बीमारी विषाणु जनित होती है, यानी इनमें से कौन सी बीमारी वायरस से होती है? ठीक है, तो खसरा एक विषाणु से होने वाली बीमारी है दोस्तों। ठीक है, जबकि टीबी, टाइफाइड और डिप्थीरिया ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइफाइड तो आप सभी जानते हैं साल्मोनो टाइफाइड से, टाइफी नामक जीवाणु से फैलता है, ये गंदा पानी पीने से होता है। जबकि तिब्बतिक जो है, जिसे हम टीबी भी कहते हैं, ये माइकोबैक्टीरिया नामक जीवाणु से फैलता है। ठीक है, और जो डिप्थीरिया है ये कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी नामक जीवाणु से फैलता है दोस्तों, यानी इनके नाम से ही इनके जीवाणुओं को पहचाना जा सकता है। जबकि जो खसरा है उसका जो कारक है वो मार्बेली विषाणु होता है। ठीक है, अगला सवाल है, कौन सी ग्रंथि केवल यौवन तक सक्रिय रहती है? तो दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन सी, थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि वक्ष में हृदय से आगे स्थित होती है। यह ग्रंथि केवल यौवन तक सक्रिय होती है, वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है दोस्तों। ठीक है, और थाइमस ग्रंथि मुख्य रूप से 3 हार्मोन्स का स्राव करती है, थाइसोसिन, थाइमिन 1, थाइमिन 2। ठीक है दोस्तों, जबकि पीयूष ग्रंथि है कपाल की यानी खोपड़ी में पाई जाती है और इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो दोस्तों ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के 2 परमाणु होते हैं, यानी ऑप्शन सी इस सवाल का आंसर आएगा। ऑक्सीजन गैस की खोज दोस्तों सीले, क्या नाम है, सीले नाम के वैज्ञानिक ने 1772 ईस्वी में की थी। ऑक्सीजन को प्राण वायु भी कहा जाता है। हम जिंदा किस लिए हैं? ऑक्सीजन के कारण। आगे बढ़ते हैं। किस खेल में बाएं हाथ से खेलने की अनुमति नहीं है दोस्तों? तो पोलो जो खेल है ना दोस्तों, उसमें बाएं हाथ से खेलने की अनुमति नहीं है। यह एक टीम खेल है जिसे घोड़ों पर बैठकर खेला जाता है। एक टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं। तो यह भी पूछा जा सकता है कि पोलो खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4। टेबल टेनिस को पिंग पोंग भी कहा जाता है। जो टेबल टेनिस है उसको पिंग पोंग भी कहा जाता है। और टेबल टेनिस की शुरुआत दोस्तों इंग्लैंड में हुई थी। और गोल्फ जो गेंद और क्लब से खेला जाने वाला एक व्यक्तिगत खेल होता है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है दोस्तों? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं सफेद प्रकाश में नीले रंग की तरंगदैर्ध्य अपेक्षाकृत कम होती है, इसलिए हमें आकाश नीला दिखाई देता है। जबकि सूर्य उगते और डूबते समय प्रकीर्णन के कारण लाल दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, और रंग का प्रकीर्णन उसकी तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अमल्य विलयन में
फिनाफिथिलिन का रंग कैसा होता है? तो दोस्तों अम्लीय विलयन में फिनाफिथिलिन का रंग है ना, वो कुछ भी नहीं होता, रंगहीन होता है। ठीक है, और फिनाफिथिलिन का जो रासायनिक सूत्र है वो है C20H14O4 दोस्तों। ठीक है, यह व्यापक रूप से एक एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में विख्यात है और कार्यरत है दोस्तों। ठीक है, और इसकी इसकी खोज है 1871 में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थिति में जल के वाष्पीकरण में वृद्धि होगी? क्या जल में साधारण नमक मिलाने से, पृष्ठीय क्षेत्रफल में कमी से, जल के तापमान में कमी या जल के तापमान में वृद्धि? तो दोस्तों जब जल के तापमान को हम बढ़ा देंगे तो वाष्प बढ़ेगा, तो उसमें वाष्पीकरण की वृद्धि होगी दोस्तों। ठीक है, क्षेत्रफल बढ़ाने से क्षेत्रफल बढ़ा देना दोस्तों, उससे भी वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। यही कारण है कि पंखे की हवा में गीले कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजघाट बांध खालिस्तान नदी पर स्थित है। तो दोस्तों राजघाट जो बांध है ये बेतवा नदी पर स्थित है। यह एमपी और यूपी के बीच में एक अंतरराज्यीय बांध है। ठीक है दोस्तों, जबकि बरगी, इंदिरा सागर, ओंकेश्वर, सरदार सरोवर बांध ये आपके नर्मदा नदी पर स्थित हैं। ठीक है, कोटा, बैरा, ज्वार सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर बांध ये चंबल नदी पर है। और सतलुज पे कौन है दोस्तों? बाखड़ा नंगल बांध। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। संपर्क में आने वाली दो सतहों के बीच खालिस्तान की उपस्थिति घर्षण का कारण बनती है। जब दो सतह मान लीजिए संपर्क में आती है तो उनके बीच जो घर्षण का कारण है वो क्या है दोस्तों? ठीक है, किसकी उपस्थिति के कारण दोस्तों? तो आंसर आएगा ऑप्शन ए, अनियमितताएं। जब दोनों में अनियमितताएं होती हैं उसी कारण घर्षण उत्पन्न होता है। आगे बढ़ते हैं। कनिष्क है वो किस वंश से संबंधित था, यह आपको बताना है। तो आप सभी जानते हैं कुषाण वंश का बहुत ही प्रसिद्ध शासक था कनिष्क, जिसने शक संवत को भी लागू किया था। ठीक है, और इसकी राजधानी पुरुषपुर हुआ करती थी। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखेंगे, पुरुषपुर। जबकि मौर्य राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। आगे बढ़ते हैं। विद्युत कार्य की दर अथवा विद्युत ऊर्जा व्यय होने की दर को क्या कहा जाता है? विद्युत कार्य की दर या फिर विद्युत ऊर्जा व्यय होने की दर को क्या कहा जाता है दोस्तों? शक्ति कहा जाता है। और इसका जो एसआई मात्रक है वो है वाट। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। पौधे के किस भाग से हमें कॉफी मिलती है दोस्तों? तो पौधे के फली से हमें कॉफी मिलती है। और हम जानते हैं भारत में कर्नाटक राज्य है वो कॉफी का सबसे अग्रणी राज्य है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट टीम का पहला विदेशी कोच किसे नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों भारतीय टीम का पहला विदेशी कोच जॉन राइट, आपने नाम सुना होगा, 2003 के विश्व कप में हमारे कोच थे। ठीक है, जॉन राइट न्यूजीलैंड से संबंधित हैं। इसके बाद ग्रेग चैपल एक ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर थे, फिर वो बने। फिर गैरी क्रिस्टन 2011 तक कोच थे, जिनके नेतृत्व में भारत ने विश्व कप जीता। ठीक है, और डंकन फ्लेचर 2015 तक भारतीय क्रिकेट के कोच रहे। वर्तमान में कौन है ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गुरदेव सिंह गिल किस खेल से संबंधित हैं? तो दोस्तों गुरदेव सिंह गिल जो है फुटबॉल के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। ये पंजाब से संबंधित हैं। ठीक है, और 2008 में पंजाब पुलिस के कमांडेंट के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं दोस्तों। ठीक है, तो याद रखेंगे गुरदेव सिंह गिल एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत अधिनियमित किया गया था दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार 26 नवंबर 1949 को ही भारतीय संविधान द्वारा संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित कर दिया गया था दोस्तों। ठीक है, यानी कुछ अधिनियम उसी समय से लागू हो गए थे।
संविधान को बनने के लिए दोस्तों 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जबकि अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे दोस्तों। और भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, यह भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। अगला क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? तो दोस्तों करो या मरो का जो नारा है वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने दिया था और यह आंदोलन 1942 में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्लोरोफॉर्म का अणु सूत्र क्या है? तो दोस्तों क्लोरोफॉर्म का उत्तर जो अणु सूत्र है वो है CHCl3, ऑप्शन ए। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग दोस्तों मुख्यतः आदमी को बेहोश करने के लिए किया जाता है और एक रंगहीन तरल पदार्थ होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य की संवैधानिक प्रणाली के विफल होने की दशा में उस राज्य का शासन संभाल सकता है? यानी राष्ट्रपति शासन है वो कौन से अनुच्छेद से संबंधित है आपको बताना है। कौन सी पावर है? अनुच्छेद 356 दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बंदोदकर गोल्ड ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बंदोदकर गोल्ड ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों यह फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, कोलंबो कप भी फुटबॉल से संबंधित है। कोलंबो कप फुटबॉल से। ठीक है, थॉमस कप है वो बैडमिंटन से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, और ब्रिटिश ओपन चैंपियनशिप ये बास्केटबॉल से संबंधित है। तो बंदोदकर गोल्ड ट्रॉफी किससे संबंधित है? फुटबॉल से। अगला क्वेश्चन है, INS विक्रमादित्य क्या है दोस्तों? तो INS विक्रमादित्य जो कि 16 नवंबर 2013 को इसे भारतीय नौसेना को सौंपा गया है, यह एक विमान वाहक युद्धपोत है दोस्तों, विमान वाहक जलपोत है। ठीक है, जो पहले सोवियत विमान वाहक एडमिरल गोर्गेकोव का नया नाम है। ठीक है दोस्तों, यह पानी के अंदर रहकर काम कर सकता है। तो क्या है ये? विमान वाहक जलपोत है। अगला क्वेश्चन है, फेड कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों फेड कप महिला टेनिस से संबंधित है और जो फेड कप है महिला टेनिस के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है जिसकी शुरुआत 1963 में हुई थी। ठीक है, और इसकी शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ की 50वीं वर्षगांठ मनाने के उपलक्ष्य में इसको शुरू किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है? तो ये तो आप बहुत अच्छे जानते हैं, जयपुर को हम पिंक सिटी कहते हैं, ऑप्शन सी सवाल का आंसर आएगा। और जयपुर की स्थापना आमेर के महाराजा जयसिंह के द्वारा की गई थी 1727 में। भारत का सबसे बड़ा राज्य भी कौन सा है? राजस्थान है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब हुआ था? तो हम सब जानते हैं प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 1930 में हुआ था, हैमिल्टन शहर कनाडा। ठीक है, इसमें 11 देशों के 400 खिलाड़ियों ने भाग लिया था और प्रति 4 वर्ष पर राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑन्स इंडेक्स 19 भारत का किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास है? तो दोस्तों नाम से स्पष्ट है, AUNS। ठीक है, तो ऑन्स इंडेक्स का मतलब इंडिया और ऑन्स का मतलब ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी साल का आंसर आएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के साथ ये युद्ध अभ्यास था। अगला क्वेश्चन है, 27 मार्च 2019 को भारत द्वारा सफल एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण कहां से किया गया था? तो 27 मार्च 2019 को भारत द्वारा सफल एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण दोस्तों डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया था, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने मार्च 2019 में अपने पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर अपनी राजधानी का नाम बदल दिया? तो दोस्तों आंसर आएगा इसका ऑप्शन बी, कजाकिस्तान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो वर्तमान में दोस्तों कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 3.5 लाख मेगावाट है। ठीक है, ऑप्शन सी सवाल का आंसर आएगा।
अगला क्वेश्चन है 2019 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का फिल्म फेयर अवार्ड जीतने वाली फिल्म राजी के निर्देशक कौन है? ठीक है दोस्तों, तो आंसर आएगा आपका ऑप्शन डी, मेघना गुलजार। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। मई 2019 में किन दो देशों में जलवायु आपातकाल की घोषणा की गई? तो दोस्तों मई 2019 में ब्रिटेन और आयरलैंड ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की। अगला क्वेश्चन है एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 का आयोजन कहां हुआ था? तो एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2019 का आयोजन दोस्तों दोहा में हुआ था। ऑप्शन ए इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय हॉकी टीम के नए कोच ग्राहम रीड किस देश के हैं? तो भारतीय हॉकी टीम के नए कोच ग्राहम रीड ऑस्ट्रेलिया से संबंधित रखते हैं। ऑप्शन डी सवाल का आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की शीर्ष सॉफ्टवेयर कंपनियों में से एक इन्फोसिस निम्न में से किस ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट से संबंधित है? तो दोस्तों इन्फोसिस है ना दोस्तों, फ्रेंच ओपन से संबंधित एक स्पॉन्सरशिप कंपनी है जो भारत की शीर्ष सॉफ्टवेयर कंपनी है। ठीक है, ऑप्शन बी सवाल का आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय मूल की किस अमेरिकी टेलीविजन हस्ती को यूएनडीपी का सद्भावना दूत बनाया गया है? तो दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन बी, पद्मा लक्ष्मी को अमेरिकी टेलीविजन हस्ती जो है ना यूएनडीपी का सद्भावना दूत बनाया गया है, पद्मा लक्ष्मी। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 में कितनी टीमें सहभागी थी? तो आप सभी जानते हैं, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, 10 टीमें थी। अगला क्वेश्चन है मार्च 2019 में प्रमोद सावंत किस राज्य के मुख्यमंत्री बनाए गए थे? तो आप सभी जानते हैं प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री हैं। मनोहर पर्रिकर के स्थान पर इनको मुख्यमंत्री बनाया गया। दोस्तों कह रहा है कि विश्व कप 2019 में सर्वाधिक रन किसने बनाए थे? तो विश्व कप 2019 में सर्वाधिक रन रोहित शर्मा ने बनाए थे, मैन ऑफ द सीरीज। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने दूसरे कार्यकाल में पहली विदेशी यात्रा किस देश की थी? तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में पहली विदेशी यात्रा मालदीव देश की थी। ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को कौन सा वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया? तो दोस्तों विंग कमांडर जिसको पाकिस्तान ने मतलब उसको रोक लिया था, इसको वापस छुड़ाया गया था, तो इनको कौन सा वीर पुरस्कार दिया गया दोस्तों? तो आंसर आएगा इसका ऑप्शन बी, वीर चक्र। अगला क्वेश्चन है भारतीय नोटों में कौन सा बाजार में आधे से अधिक मूल्य की हिस्सेदारी रखता है? तो आंसर आएगा दोस्तों इसका ऑप्शन बी, 500 रुपए का जो नोट है बाजार में आधे से अधिक मूल्य की हिस्सेदारी रखता है, यानी सबसे ज्यादा जो नोट है वो 500 के, पूरे आधी जो करेंसी है वो 500 की ही है। अगला क्वेश्चन है आदि महोत्सव 2019 का आयोजन कहां किया गया था? तो आदि महोत्सव लेह लद्दाख का एक प्रसिद्ध महोत्सव है, तो लेह लद्दाख में इसका आयोजन किया गया था। ऑप्शन सी सवाल का आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की स्मृति में रचित पुस्तक चंद्रशेखर द लास्ट आइकन ऑफ आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स की रचना किसने की? तो दोस्तों चंद्रशेखर द लास्ट आइकन ऑफ आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स की रचना हरिवंश और रवि दत्त वाजपेयी दोनों के द्वारा की गई है। ऑप्शन सी इस सवाल का आंसर आएगा, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आर्थिक आधार पर आरक्षण किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लागू किया गया? तो दोस्तों आर्थिक आधार पर आरक्षण 103वें संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन 2019 का आयोजन कहां हुआ? तो दोस्तों वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन 2019 का आयोजन गांधीनगर में किया गया। ऑप्शन बी सवाल का आंसर आएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का मॉक टेस्ट नंबर 12। आपको कैसा लगा और आपने कितना स्कोर किया आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली करें। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले मॉक टेस्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।